नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप सबको बैक टू बैक दो कहानियां सुनाऊंगा। एक कहानी आपको हैरान करेगी और दूसरी कहानी मेरा दावा है कि आपके दिल को छू जाएगी। दो कहानियां सुनाने के पीछे वजह यह है कि आप अक्सर ये कहते हैं कि ये जो पेशकश है मेरी, इसका लेंथ थोड़ा और लंबा होना चाहिए। आप लोग मुझे ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। हर रोज़ तो मैं आपकी ये ख्वाहिश शायद पूरी नहीं कर पाता, लेकिन आज जब वो अवसर है तो मुझे लगता है कि मुझे आप सबको दो कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो कहानी जो बहुत ही शॉकिंग है, हैरान करने वाली है। ये घटना है छत्तीसगढ़ की। तारीख है 15 दिसंबर, यानी इसी महीने की बात है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में एक शहर है, नाम है अंबिकापुर। अंबिकापुर के पास एक गांव भी है जिस गांव का नाम है छिंदालको। इस छिंदालको गांव में एक घर में 15 दिसंबर को एक हैरान करने वाली घटना होती है। होता यह है कि यहाँ रहने वाला एक 35 साल का शख्स जिसका नाम आनंद यादव है, वो रोज़ की तरह काम पर जाने से पहले अपने घर में स्नान करता है, नहाता है और नहाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है चेंज करने के लिए। लेकिन इसके बाद जब वो कमरे का दरवाज़ा बंद करता है तो फिर देर तक वो दरवाज़ा नहीं खुलता। घर में जो दूसरे लोग मौजूद हैं, आनंद की पत्नी और बाकी लोग, वो परेशान होते हैं। आनंद को आवाज़ लगाते हैं लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती और तब वो दरवाज़ा खोल देते हैं। जब वो दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आनंद जो है वो फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके शरीर में कोई हरकत या हलचल नहीं है। लोग घबरा जाते हैं कि अचानक क्या हो गया। 35 साल का शख्स, कोई बहुत ज़्यादा उम्र वाली बात नहीं, कोई बीमारी वाली बात नहीं, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आनंद की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि अब उसके जिस्म में कोई हरकत भी नहीं हो रही। उसे जगाने या बेहोशी से वापस लाने की काफ़ी कोशिश की जाती है लेकिन घर वाले नाकाम होते हैं। आनन फानन में वो आनंद को उठाकर पास के सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर एग्ज़ामिन करते हैं और एग्ज़ामिन करने के बाद बहुत ही दुख भरी खबर घर वालों को देते हैं, ये बताते हुए कि आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। ब्रॉट डेड आनंद को करार दिया जाता है, यानी अस्पताल लाए जाने से पहले ही आनंद की मृत्यु हो चुकी है। घर वाले बहुत शॉक्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि आनंद को हुआ क्या। नहाने के बाद अपने कमरे में गए, रोज़ की तरह काम पर निकलना था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि यूं जान चली गई। क्या हार्ट फेल हुआ? क्या आनंद के साथ कोई साजिश हुई? क्या कोई हादसा है? क्या है ये? घर वाले बहुत परेशान थे। अब चूंकि ये एक मिस्टीरियस या सस्पिशियस डेथ का मामला था तो इसके बारे में सरगुजा के सरकारी, अंबिकापुर के सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। अब इस कहानी में पुलिस की एंट्री हो जाती है, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और इन्वॉल्व होने के साथ ही पुलिस इस मामले की जाँच करने का फैसला करती है और ये तय करती है कि आनंद के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसकी लाश को एग्ज़ामिन किया जाएगा। उसके बाद जो नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता अंबिकापुर में ही पोस्टमार्टम होता है या फिर सरगुजा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है, तो जो भी नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर पोस्टमार्टम की व्यवस्था है, वहाँ आनंद की डेड बॉडी को शिफ्ट किया जाता है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स वो आनंद की लाश का पोस्टमार्टम करते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम करने के बाद, या यूं कहें कि पोस्टमार्टम करने के दौरान, उन्हें एक बड़ी शॉकिंग सी चीज़ आनंद के शरीर में नज़र आती है। आनंद की जो सांस की नली है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ट्रैकिया कहते हैं, उसमें एक अजीब सी शय फंसी नज़र आती है। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि सांस की नली में ये तकरीबन 20 इंच लंबी ये कौन सी चीज़ फंसी हुई है। वो बहुत चौंक जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये है क्या। खैर, जब उसको गौर से डॉक्टर देखते हैं तो ये हैरानी बहुत देर तक नहीं रहती। शुरू में ही थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन जब उसको गौर से देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि ये जो 20 इंच लंबी एक चीज़ आनंद की सांस की नली में फंसी हुई थी, वो कुछ और नहीं बल्कि एक चिकन है, यानी एक छोटी मुर्गी है। आप उसे मुर्गी का बच्चा भी कह सकते हैं, चूज़ा भी कह सकते हैं, लेकिन सांस की नली में वो चूज़ा फंसा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि वो चूज़ा बिल्कुल इंटैक्ट है। चूज़ा भी मर चुका है
उसकी भी जान चली गई है, लेकिन वो बिल्कुल इंटैक्ट है, यानी उसके पंख जस के तस हैं, उसकी टांगे जस की तस हैं, उसका जो बीक होता है, चोंच, वो भी इंटैक्ट है। यानी चूज़े को आनंद ने अगर खाया होगा तो उसने चूज़े को साबुत ही खा लिया या निगलने की कोशिश की होगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आनंद अपने कमरे में मौजूद हो और कहीं से कोई चूज़ा आए और सीधे मुंह में चला जाए और किसी आदमी की या आनंद की मौत हो जाए। इसमें आनंद ने ही चूज़ा खाने की कोशिश की होगी। लेकिन कोई इंसान होशो हवास में किसी चूज़े को यूं पंख के साथ पकड़कर निगलने की कोशिश क्यों करेगा? ये कितना वियर्ड, कितना अजीब है। तो जब इस मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, क्योंकि अब पुलिस की हैरानी बढ़ जाती है, पुलिस को लगता है भाई ये मामला क्या है, क्या इस तरह से भी किसी की जान जा सकती है, क्या उसने खुद को ख़त्म करने के लिए ऐसा कोई तरीका चुना, या फिर किसी ने धोखे से उसे ज़िंदा चूज़ा खिला दिया, उसकी हत्या करना चाहता था। मामले की छानबीन शुरू हुई और आनंद के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू की। जब जानकारी जुटाने की शुरुआत हुई तो पता चला कि आनंद की शादी को कई साल हो चुके हैं और उसे कोई बच्चा नहीं है। पति पत्नी दोनों एक संतान की ख्वाहिश रखते हैं, उनके मन में चाहत है, लेकिन घर में किलकारी नहीं गूंज रही है। तो आनंद पिछले कुछ दिनों से कुछ तंत्र मंत्र करने वाले लोगों के संपर्क में था। ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाले या ऑकल्ट प्रैक्टिशनर जिसे हम कहते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में था जो इस तरह के तंत्र मंत्र और तमाम तौर तरीक़ों से किसी के जीवन में खुशहाली लाने या किसी की मुँह मांगी मुराद पूरी करने का दावा करते हैं। और जब छानबीन आगे बढ़ी तो ये पता चला कि ऐसे ही एक तांत्रिक ने आनंद को ये सुझाव दिया था कि अगर वो एक ख़ास दिन पर नहा धोकर तैयार होकर एक ज़िंदा चूज़ा निगल जाएगा तो फिर उसकी ये जो मुराद है एक बच्चे का पिता बनने की, वो मुराद उसकी पूरी हो जाएगी। अब हैरान करने वाला सुझाव था, लेकिन कई बार इंसान जो है तार्किक तरीके से सोच नहीं सकता। उसके वो बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि मति मारी जाती है। तो आनंद जो है वो इतना डेस्परेट था या उसके परिवार के लोग इतना बेचैन थे घर में एक बच्चे के लिए कि आनंद ने इस ट्रिक को भी आजमाने का फैसला किया। और ट्रिक जो है उसके लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। उसने घर में किसी को भी इसके बारे में बताया नहीं था। एक चूज़े का इंतज़ाम उसने अपने कमरे में पहले से ही कर रखा था और वो चूज़ा जिस तरह का साइज़ डॉक्टरों ने बताया है पोस्टमार्टम में, उससे देखकर तो लगता है कि बहुत ही न्यूबॉर्न चूज़ा नहीं होगा, बल्कि थोड़ा बड़ा ही होगा उसका साइज़। और शायद ट्रैकिया में फंसने की वजह से वो कुछ और लंबा भी हो गया होगा, क्योंकि जो सांस नली है या शरीर के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उससे वो चूज़ा जो है वो गीला हो गया होगा। तो इस तरह से एक चूज़ा गले में फंसा हुआ मिला और छानबीन में ये पता चला कि एक तांत्रिक के कहने पर आनंद ने एक बच्चे की ख्वाहिश में एक ज़िंदा चूज़े को निगलने की कोशिश की और वो चूज़ा उसकी सांस की नली में ऐसे जाकर फंसा कि उसकी मौत हो गई। कहने का मतलब ये कि कई बार अंधविश्वास भी किस तरह किसी इंसान की ज़िंदगी के लिए इतना ख़तरनाक या घातक साबित हो सकता है कि किसी की जान ही चली जाए, ये इस कहानी से जानने, सुनने और समझने को मिलता है। अब पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है, तांत्रिक पुलिस के रडार पर है, शायद अब तक गिरफ्तार भी कर लिया गया हो, क्योंकि 15 दिसंबर की ये घटना है। लेकिन ये घटना है अपने आप में बहुत हैरान करने वाली। मुझे लगा कि इस अजीबोगरीब मौत के बारे में मुझे आप सबको ज़रूर बताना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी कहानी पर आपका नज़रिया क्या है, आपकी सोच क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ख़त्म करने से पहले एक और बात बताऊं, इस कहानी को ख़त्म करने से पहले दूसरी कहानी अभी बाकी है। वो ये कि आनंद का पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर संतू बाग। उन्होंने ये बताया कि वो अपने करियर में अब तक 1500 शवों का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं उनका करियर काफ़ी लंबा होगा। 1500 डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना कोई मजाक तो है नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में आज तक ऐसा अजीबोगरीब डेथ केस नहीं देखा है जिसमें किसी इंसान के ट्रैकिया में, सांस की नली में कोई साबुत चूज़ा फंसा हुआ। जिंदा तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो चूज़ा मर चुका था, लेकिन वो इंटैक्ट था, साबुत था। तो ऐसा उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा। तो वाकई बहुत हैरान करने वाली स्टोरी थी। मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। इस कहानी पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आइए मैं दूसरी कहानी आपको फटाफट से सुनाता हूँ। दूसरी कहानी जो है, ऐसे तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को हमेशा सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता हूँ,
और इस तरह के सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास से जुड़ी हैरान करने वाली कहानियाँ भी बताता हूँ, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताता हूँ। लेकिन दूसरी कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ी हटकर है, और वो मैं अगर ये कहूँ कि वो सच्ची कहानी है तो शायद वो सच्ची बात नहीं होगी। तो लेकिन इस कहानी को सिर्फ एक कहानी के तौर पर सुनिए, लेकिन दिल को छूने वाली कहानी है, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। ये कहानी मुझे कहीं सोशल मीडिया पर ही जो है वो घूमते भटकते हुए, स्क्रॉल करते हुए मोबाइल पर ये कहानी मुझे देखने पढ़ने को मिल गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से भी ये कहानी शेयर करनी चाहिए। विदेश की कहानी है, अमेरिका की। एक बुज़ुर्ग आदमी जो वेल बिल्ट है, बेशक वो बुज़ुर्ग है लेकिन कद काठी काफ़ी अच्छी है, और वो एक वॉशिंग गैरेज में काम करते हैं, वहाँ वो एम्प्लॉई हैं। एक दिन होता क्या है, उनके गैरेज में एक बहुत ही रईस आदमी अपनी चमचमाती हुई कार लेकर आता है, लेकिन कार थोड़ी गंदी है, और वो उस गैरेज के एम्प्लॉइज से और जो भी मैनेजर होता है उससे ये कहता है कि मुझे अपनी कार वॉश करानी है। तो जब तक मैनेजर से बातचीत होती है तब तक ये बुज़ुर्ग आदमी जो उस कार वॉश स्टेशन में काम करता है वो आता है और कहता है कि लाइए सर, मैं आपकी कार क्लीन कर देता हूँ और मुझे ऐसा करते हुए बहुत खुशी होगी। लेकिन ये जो रईस आदमी है ये बड़ी हिकारत भरी निगाह से उस बुज़ुर्ग आदमी को देखता और कहता है कि तुम मेरी कार के करीब मत आना, मुझे किसी बूढ़े आदमी से ऐसा काम नहीं करवाना, मुझे कोई अच्छा मजबूत नौजवान चाहिए जो मेरी गाड़ी को अच्छे से ट्रीट करे और साफ़ करे, तुम यहाँ से हट जाओ। बहुत बदसलूकी से और बहुत ही हिकारत से वो उस बुज़ुर्ग आदमी से पेश आता है। अब मैनेजर जो है इस कार मालिक को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, आप इन्हें गलत समझ रहे हैं, ये हमारे अच्छे एम्प्लॉय हैं और अच्छा इनको एक्सपीरियंस है कार वॉश करने का, आप इनको मौका दें। लेकिन वो रईस आदमी, कार का मालिक, रिजिड है, वो अड़ा रहता है कि इस बुज़ुर्ग से वो काम नहीं करवाएगा। इस पर मैनेजर कहता है कि हमारे पास फ़िलहाल तो एक ही कर्मचारी फ्री है जो ये बुज़ुर्ग हैं, आप इनको अगर मौका देना चाहें तो दे, वरना आपके पास ये विकल्प है कि आप अपनी गाड़ी कहीं और धुलवा सकते हैं, क्लीन करवा सकते हैं। ये बात जब वो रईस आदमी सुनता है तो वो थोड़ा फंस सा जाता है, गुस्से में आता है, और वो इस बुज़ुर्ग को अपनी गाड़ी क्लीन करने के लिए देने के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन साथ ही एक शर्त रखता है कि अगर आधे घंटे के अंदर, एग्जैक्टली 30 मिनट के अंदर अगर कार पूरी तरह चमचमाती हुई उसके सामने वापस नहीं आई तो फिर वो 1 पैसा इस कार वॉशिंग के नहीं देगा। कई बार जो शॉपकीपर्स होते हैं या कोई वर्क स्टेशन के ओनर होते हैं, उनको इस तरह के सिरफिरे ग्राहकों का सामना करना पड़ता है, और वो कर भी क्या सकते हैं सिवाय ये कहने के कि ठीक है, हम आपकी बात के लिए तैयार हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही वियर्ड बात न करे। ये भी एक वियर्ड बात थी, लेकिन शायद अपने ग्राहक को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था उस कार वॉशिंग सेंटर का मैनेजर, तो उसने ये कहा कि ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है। अब वो जो रईस आदमी है वो अपने मोबाइल पर स्टॉप वॉच लगा लेता है और 30 मिनट होने का इंतज़ार करता है। इन 30 मिनटों में वो बुज़ुर्ग पूरी ताकत से, पूरी जान लगाकर उस कार को क्लीन करता है, साफ़ करता है, और चमचमाती नई कार लाकर, नई तो नहीं कहूँगा, मतलब चमचमाती नई जैसी कार लाकर इस रईस आदमी के सामने रख देता है कि साहब ये आपकी कार है, आप देख लीजिए। वो आदमी कार को घूम कर मुआयना करता है और कार के एक कोने से शायद खुद ही अपने हाथ से या रुमाल निकालकर कोई डस्ट जैसी चीज़ एक कार के कोने में डाल देता है और कंप्लेन करने लगता है कि देखो यहाँ कार में गंदगी छूट गई है, और जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे इस बुज़ुर्ग आदमी से काम नहीं करवाना, लेकिन फिर भी तुमने ज़बरदस्ती इसे कार वॉश करने के लिए दिया, और देखो अब मेरे कार में गंदगी लगी हुई है, तो मैं अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। ये कहकर वो सनकी सिरफिरा रईस आदमी अपनी कार लेकर चला जाता है, और उस कार वॉशिंग सेंटर का मैनेजर वो हतप्रभ रह जाता है, हैरान रह जाता है, और ये बुज़ुर्ग आदमी जिसने बड़ी ईमानदारी से उस कार की वॉशिंग की थी, उसे भी बड़ा दुख होता है। इस इंसिडेंट का, इस घटनाक्रम का नतीजा ये होता है कि रूल के मुताबिक कार वॉशिंग सेंटर का जो मैनेजर होता है वो इस बुज़ुर्ग आदमी को नौकरी से निकाल देता है, उसे फायर कर देता है। अब ये जो बुज़ुर्ग आदमी है वो अपने घर पहुंचता है, घर में बीमार बीवी है, उसके इलाज के लिए पैसों की दरकार है, और अब नौकरी चली गई है, तो घर में जो है हालत काफ़ी बुरी है। अब घर के रास्ते पर, मैंने तो आपको बता दिया कि घर पहुंचता है, लेकिन घर के रास्ते पर उस शख्स के साथ एक और इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कार वॉशिंग सेंटर से नौकरी जाने के बाद थका हारा, अपने पाँव घसीटता हुआ तकरीबन अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तब तक वो देखता है कि सड़क के किनारे एक कार रुकी हुई है, और उस कार में एक महिला दर्द के मारे कराह रही है, छटपटा रही है। ये शख्स आउट ऑफ क्यूरियसिटी उस कार के पास जाता है तो देखता है कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी है जो ड्राइव करने के कंडीशन में नहीं है, और वो
उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। अब वो इस महिला के पास जाता है, ये बुज़ुर्ग आदमी, और उसे कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। और वो एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके मोबाइल में बैलेंस तक नहीं होता। फिर वो महिला जो पीड़ित है वो अपना मोबाइल देती है और उस मोबाइल से वो एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करता है, मगर अनफॉर्चुनेटली एम्बुलेंस का नंबर नहीं लगता। और फाइनली ये बुज़ुर्ग आदमी ये कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसा कहकर वो उस महिला को उसी की कार में बिठाकर कार को ड्राइव करता हुआ नज़दीक के हॉस्पिटल में लेकर जाता है और वहाँ वो महिला एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। यानी उस प्रेग्नेंट लेडी को टाइमली मेडिकल अटेंशन मिलता है तो उस प्रेग्नेंट लेडी की भी जान बचती है और एक बच्चे की भी जान बचती है। ये आदमी उस महिला की मदद करने के बाद वहाँ से चला आता है। बाद में एक बार जब हॉस्पिटल में उस महिला का हालचाल पूछने जाता है तो महिला उससे पूछती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। तो ये आदमी नहीं बताता है। ये आदमी बहुत खुददार है, बुज़ुर्ग आदमी, और इसलिए नहीं बताता है कि उसे लगता है कि शायद ये महिला उसे कुछ इनाम देने की कोशिश कर रही है या इनाम देना चाहती है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी या अपना रेसिडेंस का पता उस महिला को नहीं बताती है। और ये जो आदमी है, बुज़ुर्ग आदमी, जो बड़ा नेक दिल है, जिसकी नौकरी चली गई, वो फाइनली एक रोज़, मतलब ये सब करने के बाद एक रोज़ अपने घर में अपनी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा होता है, अपनी पत्नी के साथ अपनी परेशानियों को लेकर बातचीत कर रहा होता है। तब तक उनके दरवाजे की घंटी बजती है और इस बात को तकरीबन 15 से 20 रोज़ हो चुके हैं, जिस दिन नौकरी गई थी तब से लेकर अब तक। जब दरवाजे की घंटी बजती है तो वो बुज़ुर्ग शख्स देखता है सामने कि वही महिला है जिस महिला को उसने तकरीबन 15-20 रोज़ पहले, जिस दिन उसकी नौकरी गई थी, उसने हॉस्पिटल पहुंचाया था। ये हैरान रह जाता है ये देखकर कि वो महिला इनके घर तक कैसे पहुंच गई। वो पूछता है कि मैंने तो आपको अपने घर का पता भी नहीं बताया था, आपने मुझसे मांगा भी था, लेकिन इसके बाद भी आप मुझ तक कैसे पहुंची। तो वो महिला ये बताती है कि मैंने उस रोज़ ये देखा था, ये गौर किया था कि आपने कार वॉशिंग की एक ख़ास ड्रेस पहनी थी जिस पे आपके कार वॉशिंग सेंटर का लोगो बना हुआ था। और चूंकि मैं भी इसी शहर में रहती हूँ तो मैं उस कार वॉशिंग सेंटर को जानती हूँ। आपने तो अपने बारे में मुझे नहीं बताया, लेकिन चूंकि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके प्रति, तो मुझे लगा कि मुझे आपके बारे में जानना चाहिए। और मैं उस कार वॉशिंग सेंटर में गई और वहीं से मुझे न सिर्फ आपके घर का पता मिला, आपका नाम पता चला, बल्कि ये भी पता चला कि अनफॉर्चुनेटली उसी दिन, जिस दिन मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, उस दिन आपकी नौकरी चली गई थी। ये बात जानकर अब मैं आपके पास पहुंची हूँ। तो वो आदमी कहता, आप आइए प्लीज़, मेरे घर के अंदर आइए और आइए बैठकर बात करते हैं। फिर वो महिला ये बताती है कि देखिए, मेरा एक रनिंग बिज़नेस है जो काफ़ी अच्छा चलता है। मुझे अपने बिज़नेस को सुपरवाइज़ करने के लिए, देखने के लिए एक CEO की ज़रूरत है जो पूरी तरह से मेरे बिज़नेस को संभाले। बेशक उसे बिज़नेस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी हो ना हो, लाइफ का एक्सपीरियंस प्लस एक अच्छा ह्यूमन फेस या ह्यूमन वैल्यू उस आदमी में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई आदमी हो नहीं सकता। मैं आपको अपनी कंपनी में अपॉइंट करना चाहती हूँ एज अ CEO, और मैं आपको एक जॉब भी देना चाहती हूँ। इसलिए भी देना चाहती हूँ कि अभी तो आप क्राइसिस में हैं, आपकी जॉब चली गई है, और दूसरा, मुझे आपके जैसे किसी आदमी की ज़रूरत भी है। ये बुज़ुर्ग आदमी और उसकी बीवी जो आर्थिक विपन्नता से, पैसों की कमी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका दिल भर आता है और वो बहुत थैंकफुल होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें काम की ज़रूरत है और जब आप इतना मान दे रही हैं तो हम उसे ठुकरा भी नहीं सकते। अब वो महिला तकरीबन 5, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई लाख डॉलर इस आदमी को एक साइनिंग अमाउंट देती है। ये आदमी कहता है कि अभी तो मैंने नौकरी की शुरुआत भी नहीं की, आप मुझे इतना पैसा क्यों दे रही हैं। तो ये महिला कहती है कि मुझे आप पर पूरा यकीन है, क्योंकि आपने जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया था वो कोई अच्छा इंसान ही कर सकता है। तो मैं चूंकि आप पर फेथ करती हूँ, तो इस अमाउंट को आप रखिए, इससे आप अपने घर की ज़रूरतें पूरी कीजिए और इसे साइनिंग बोनस के तौर पर आप ट्रीट कीजिए, मानिए। तो वो आदमी खुशी खुशी वो चेक या वो पैसे भी अपने पास रखता है और अगले दिन वो अपने नए काम पर ज्वाइन करने के लिए सूटेड बूटेड तैयार होकर इस महिला की कंपनी में पहुंचता है। काम पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिलने वाला है और उस वर्क ऑर्डर के लिए एक आदमी कंपनी में इस वक्त मौजूद है जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके कंपनी के सीनियर लोगों को। तो जो भी सीनियर लोग हैं, जाहिर है उन सारे सीनियर लोगों की रिपोर्टिंग इन्हीं को होगी, क्योंकि ये कंपनी के अब सबसे बड़े बॉस हैं, मालिकों के बाद CEO हैं। तो ये जो बुज़ुर्ग शख्स हैं, यानी नए न्यूली अपॉइंटेड CEO,
वो उस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होते हैं और कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होते ही सारे लोग खड़े होकर नए सीईओ का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो आदमी वहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा था अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उस कंपनी में, वो आदमी भी इस आदमी को ग्रीट करने जाता है। लेकिन ग्रीट करने के लिए जैसे ही वो पहुँचता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों शॉक्ड रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। वो आदमी जो नए वर्क ऑर्डर के लिए इस कंपनी में प्रेजेंटेशन दे रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वही रईस कार का मालिक था जिसने इसके साथ कार वॉशिंग सेंटर में बदसलूकी की थी इन बुज़ुर्ग आदमी के साथ, और जिसकी वजह से इनकी नौकरी चली गई थी। ये बुज़ुर्ग आदमी उसको देखते ही ये कहते हैं कि आप फ़ौरन हमारी इस कॉन्फ्रेंस रूम से और हमारी कंपनी से बाहर निकल जाइए। सारे लोग जो वहाँ बैठे हुए होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन चूंकि सीईओ है, उनका ऑर्डर सुप्रीम है, तो कोई कुछ नहीं बोलता। वो आदमी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, मेरी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए। वो कहता है कि नहीं, माफ़ नहीं कर सकता, आप फ़ौरन चले जाइए। खैर, वो आदमी वहाँ से जो भी अपने प्रेजेंटेशन और फाइलें वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है, लेकर वहाँ से दुखी होकर वो रईस आदमी, कार का मालिक रईस आदमी, वो निकल जाता है उस कॉन्फ्रेंस रूम से। अब ये जो सीईओ है, ये अपने साथ हुई पूरी कहानी अपने कंपनी के बाकी लोगों को बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि उसने इस आदमी को वर्क ऑर्डर सिर्फ बदले की भावना से नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि जिस आदमी के पास या जो आदमी एक ह्यूमन वैल्यू, मानवीय मूल्यों को मानने वाला ना हो, जिसका कोई ह्यूमन फेस ना हो, उसके साथ काम करना किसी भी कंपनी के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और सिर्फ यही वजह है कि उसको वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया और उसके साथ वो डील फाइनल नहीं की गई। तो सीईओ की ये बात सुनकर कंपनी के सारे लोग बहुत प्रभावित होते हैं और एक बार फिर से तालियों से उनका स्वागत करते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी सोच, आपका नज़रिया इस दूसरी कहानी के प्रति क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये कहानी जो है वो बिल्कुल सच्ची घटना है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है कहीं हुई भी हो, लेकिन इस कहानी को मैंने कभी सोशल मीडिया पर ही देखा या पढ़ा था, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों तक ये पहुँचानी चाहिए, क्योंकि इस कहानी ने मेरे दिल को छुआ था। आज मैं कोई कमेंट्स आप लोगों का नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई जो टू वे कम्युनिकेशन है वो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे वजह यह है कि दो कहानियों की वजह से ड्यूरेशन पहले ही लंबा हो चुका है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये सिलसिला जो हमारा चलता है वो यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। इन दोनों कहानियों पर अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।